हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और एक्चुअली ये क्लास हमने कर लिया था, लेकिन ऑडियो इशूज़ थे, बैकअप की आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए क्या हुआ कि मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्लास। तो कोई नहीं, हम लोग दोबारा क्लास को रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप सब मज़ेदार तरीके से क्लास को देखना स्टार्ट करो। देखो, ये क्लास वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पीवाईक्यूज उठा के कभी देखोगे तो आपको लगेगा कि विजयनगर साम्राज्य से खूब क्वेश्चन बन के आते हैं और दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन से खूब क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी आज के टॉपिक से अगर पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए ना, तो कम से कम 3 क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। आज जो पढ़ेंगे हम, तो बहुत धैर्य के साथ लगे रहना है, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक एक चीज समझ में आएगा। और देखो, केवल यही नहीं, जो चीजें जितनी इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें हम लोग बहुत क्लियर तरीके से देखेंगे। कोई भी बकवास टाइप की चीज ऐसी रहे वो नहीं देखेंगे, इस बात के लिए आप विश्वास करिए मेरे पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मदुरई विजय कृति अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है। यानी 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके पति ने क्या किया होगा, मदुरा विजय किया होगा, जिसके ऊपर इन्होंने मदुरई विजय, मदुरई, अच्छा ये बताओ, चलो होमवर्क लो, मदुरई किसकी कैपिटल थी। पहला होमवर्क नंबर 1, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आज कम से कम 10 होमवर्क दूंगा। पहला होमवर्क हो गया आपका, तो भैया मदुरई किसकी राजधानी थी, होमवर्क लो। अब देखो हुआ क्या था, पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताऊं तो हरिहर और बुक्का नामक 2 पर्सनालिटीज थी जिनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। विजयनगर साम्राज्य में 4 डायनेस्टीज आती हैं, संगम, सुलुव, तुलुव और अराविडु। ये 4 डायनेस्टीज रहती हैं। जो आप पहली डायनेस्टी सुनते हो, संगम डायनेस्टी, ये एक्चुअली हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, जिसको हम लोग शॉर्ट में हरिहर और बुक्का बोलते हैं, इनके पिता का नाम था संगम और इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य। ये कहीं नोट करना आप लोग, गुरु का नाम था विद्यारण्य, पिता का नाम था संगम। इन्होंने अपने पिता के नाम पे इस डायनेस्टी का नाम रखा और उस डायनेस्टी का नाम पड़ा संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी के शासक थे हरिहर प्रथम। ठीक है, अब देखिए होता क्या, मदुरई पे विजय करने के लिए हरिहर प्रथम कुछ कैंपेन भेजते हैं, कुछ अभियान भेजते हैं। 2 अभियान विशेषकर, उनमें से एक अभियान की न्यू या एक अभियान को लीड कर रहे थे कौन, तो एक अभियान को लीड कर रहे थे कुमार कंपन। अब कुमार कंपन लीड कर रहे थे और इनकी वाइफ का नाम क्या था, गंगा देवी। तो कुमार कंपन ने क्या किया, एक बहुत ही बेहतरीन विक्ट्री प्राप्त की मदुरई के ऊपर। ठीक है, और भाई विक्ट्री क्या होती है भाई, राजधानी के ऊपर आप विक्ट्री पा रहे हो तो कुछ बेटर होगा, बताने लायक होगा। उसी को अपनी पति के बहादुरी को मेंशन किया गया मदुरई विजय में। ठीक है, तो पत्नियां ऐसी होनी चाहिए कि पतियों के विजय कृति को लिखना स्टार्ट करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो है कृष्णदेव राय के संदर्भ में। जब हम लोग 4 डायनेस्टीज देखते हैं, संगम, सुलु, तुलु, अराविडु, तो सेकेंड नंबर होमवर्क आप यहीं स्क्रीन पे लोग आप लोग कि बताओ कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से, विजयनगर साम्राज्य के किस डायनेस्टी से संबंधित है। देखो, विजयनगर साम्राज्य की एक ऐसे शासक रहे, एक ऐसे इंपरर रहे हैं जो ना केवल अपने पॉलिटिकल कैरियर के जाने जाते हैं, ये एक अच्छे साहित्यकार रहे हैं। इनकी संस्कृत और तेलुगु पे एक अच्छी पकड़ रही है। 8 तेलुगु कवियों का एक ग्रुप था जो कि इनके दरबार में निवास करता था, जिसको हम लोग अष्टदिग्गज के नाम से जानते थे। इन्हीं 8 कवियों के ग्रुप में एक शख्स थे जिनका नाम था पिड्डाना। ठीक है, देखो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक बार आप सब कमेंट जरूर करना। ठीक है, जो भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, 1000, 1500, 2000 जो भी लोग देख रहे हैं, वीडियो पे रिव्यू जरूर देना। आप रिव्यू दोगे तो आगामी जो लोग वीडियो देखने आते हैं ना, उनके लिए बेटर रहता है शुरू में समझ पाना वीडियो बढ़िया है कि नहीं। तो पिड्डाना क्या थे, ये एक महत्वपूर्ण, हम लोग कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण अष्टदिग्गजों में शामिल थे। तो पहले तो आंसर मिल गया, 8 तेलुगु कवि थे, इनमें से एक कौन थे, एक पिड्डाना थे। पिड्डाना की यहाँ पे 2 प्रमुख रचनाएं हैं मेरे दोस्त, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसका नाम है स्वारोचित संभव और मनुचरित। ये 2 बुक का नाम रखना, कल को पेपर में आ जाए कि स्वारोचित संभव और मनुचरित नामक बुक्स किसकी हैं, तो वो बुक है आपकी पिड्डाना की। अब मैंने बताया कि कृष्णदेव राय खुद ही आर्ट एंड कल्चर में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। ठीक है, जैसे इनकी एक साहित्य है, इनकी एक साहित्य जो इनके द्वारा लिखी गई थी, इनको हम लोग आंध्र भोज के नाम से भी जानते थे। ये सभी लोग दिमाग में रखना, आंध्र भोज कहते थे। इनकी बुक का नाम था अमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय की बुक का नाम था। ये चीज हम लोग दिमाग में रखना। तो बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, वैल्यूडेशन सबके लिए करके आया हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बाबर है यहाँ पे क्या कर रहा है, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कृष्णदेव राय का नाम लिया है और बोला है कि पावरफुल शासक थे, मोस्ट पावरफुल शासक थे इंडिया के। बाबर हैड मेंशन्ड कृष्णदेव राय एज द मोस्ट पावरफुल एमंग ऑल द रूलर्स ऑफ इंडिया इन हिज ऑटोबायोग्राफी। तो भैया ये पीटी में सेपरेटली क्वेश्चन बन के आया हुआ है और आ सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आज का लीजिए, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके ड्यूरेशन में? अब्दुल रज्जाक कौन था? तो एक पर्शियन एम्बेसडर था जो कि देवराय द्वितीय के काल में भारत आया था, देवराय द्वितीय के काल में। अब आप बताओ देवराय द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? जिस वंश से संबंधित थे उस वंश की वंशावलियों को लिखो, संस्थापक से लेके देवराय द्वितीय तक। चलिए आगे आइए, कमेंट, ये होमवर्क तीसरा हो गया, कमेंट करते चलिए। अब चौथा बुक लो, महाभारत के बारे में कोई ऐसा शख्स है जो ये कहे कि हम लोग नहीं पढ़े? हमको पता है आरंभिक महाभारत को हम लोग जय संहिता कहते हैं। आप बताओ जय संहिता में कितने श्लोक थे? जब जय संहिता में, ठीक है, 50,000 श्लोक हो जाते हैं तो जय संहिता का क्या नाम हो जाता है? और जय संहिता का जब 1,00,000 श्लोक हो जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? पहली बात, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? होमवर्क नंबर 2 लिखो, होमवर्क नंबर 2 लिखो। ये महाभारत के बारे में आप बताओ, ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। अब देखो बाद में क्या होता है, जैसे हमने देखा कि मुगलों ने भी कैसे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट रखा, बाद में हमारे लिटरेचर्स को ट्रांसलेट किया जाने का साउदर्न इंडिया के लैंग्वेजेस में, फॉर एग्जांपल तेलुगु में। तो तेलुगु ट्रांसलेट हुआ, तो तेलुगु ट्रांसलेट करने में जो मुख्य भूमिका निभाए थे उस दो पर्सनालिटी का नाम था, एक पर्सनालिटी का नाम था नन्ने और दूसरी पर्सनालिटी का नाम था टिक्कन। इनको कहोगे सर महाभारत का कैसे ट्रांसलेट किया, कैसे नाम याद करेंगे नन्ने टिक्कन? तो नन्ने मतलब एन और टिक्कन मतलब टी। एन मतलब निशांत और टी मतलब त्रिपाठी, निशांत त्रिपाठी, नन्ने और टिक्कन, इसलिए एनडी निशांत त्रिपाठी सर याद कर जाओ, आपको महाभारत के तेलुगु ट्रांसलेटर का नाम आपको पता चलेगा। अब देखो नन्ने और टिक्कन, एनटी को जब हम लोग मिला देते हैं, इसमें एक और पर्सनालिटी अगर उनको हम लोग मिला दे तो हमको इनको तीनों लोग को संयुक्त रूप से कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं कवित्रय। कवि, तीन कवि मतलब कवि और त्रय मतलब तीन कवियों का ग्रुप। तो कवित्रय किसे कहते हैं? तो एनटी शामिल थे, एनटी के साथ अगर हम लोग यर्रन को शामिल कर लें ध्यान देना तो आ जाते हैं आपकी कवित्रय बन जाते हैं। यर्रन यानी वाई लिख देते हैं, ये देखो यर्रन का नाम यहाँ पे लिखा है, ये कवित्रय बन जाते हैं। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैदिक ग्रंथों के भास्कराचार्य सायण का आश्रय प्राप्त, किसके द्वारा आश्रय प्रदान किया गया था? परमार शासकों के द्वारा, सातवाहन राजाओं के द्वारा, विजयनगर राजाओं का या वाकाटक राजाओं का? देखो वैदिक ग्रंथों का आप ऊपर ही देखोगे, एक तो समझना कि तेलुगु मतलब कृष्णदेव राय का जो ड्यूरेशन है या फिर हम कहते हैं जो विजयनगर का ड्यूरेशन है, इसमें साउदर्न इंडिया के लिटरेचर्स की बात मत करना। इन्होंने लिटरेचर्स को ही संरक्षण दिया, चाहे वो संस्कृत में लिखे गए थे, ठीक है, चाहे वो तेलुगु में लिखे गए, चाहे वो हिंदी में लिखे गए, उनके संरक्षण का बहुत प्रयास किया गया। विजयनगर राजाओं ने इनके संरक्षण का काफी प्रयास किया है लिटरेचर्स में। ठीक है, अब देखो सायण थे कौन? तो आपने को मैंने बताया कि हरिहर और बुक्का जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी। अच्छा, तो विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के बीच में था? कमेंट करो। अगला होमवर्क, एक नदी उसमें तुंगभद्रा है, दूसरी नदी का नाम बताओ। तो हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम था क्या? आपको मैंने बताया विद्यारण्य, विद्यारण्य इनके गुरु का नाम था। और इन्हीं विद्यारण्य के बहुत प्यारे भाई थे जिनका नाम था सारण। ठीक है, ये भास्कराचार्य का मतलब होता है कमेंट्रेटर, तो ये कमेंट्रेटर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। करण निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण का 500 ईयर पूरा हुआ था? ये क्वेश्चन जब 2008 में बन गया था तो ध्यान रखना 1509 ईस्वी में, अपने दिमाग में रखना 1509 में केडी का यानी कृष्णदेव राय का राज्यारोहण किया गया था 1509 ईस्वी में। ठीक है, और 500 ईयर हुआ था, इसी के लिए पेपर में क्वेश्चन बन के आ गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिकोटा के युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। तालिकोटा का युद्ध देखेंगे लड़ा कब गया? तो तालिकोटा का ये जो युद्ध है ये 1565 में लड़ा गया। पहली बात जो आपको तैयार होनी चाहिए वो ये लगाएंगे। देखो पहले क्या था, विजयनगर साम्राज्य का इसके समवर्ती राज्यों से बहुत अच्छा संबंध था, चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो गोलकुंडा हो, चाहे वो अहमदनगर हो, चाहे वो बहमनी हो, बीदर हो, इन सबसे अच्छा संबंध था। लेकिन समय के साथ क्या होता है, जब मंत्री राम राय का ड्यूरेशन आता है, पर्सनालिटी एक राम राय जो कि विजयनगर साम्राज्य क्या थे, एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्री थे। ठीक है, ये शक्तिशाली मंत्री थे यानी जो शासन था मेनली इनके हाथ में था। जब शासन किसी मंत्री के हाथ में चल जाए, मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में बताया कि जब शासन तुर्क चहलगामियों के हाथ में चला गया मतलब राजा कमजोर हो गया है।
तो इस समय के जो राजा थे उनका नाम था सदाशिव, यहां पे देखेंगे सदाशिव राय। इस समय के जो राजा थे, राजा का नाम था सदाशिव राय। सदाशिव राय अच्छे इंसान थे, ठीक है, सदाशिव राय। लेकिन जो महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं वो राम राय के द्वारा ली जाती थी। तो राम राय ने क्या किया, ये इस्लामिक कहीं ना कहीं बेल्ट थे, इनके साथ इनके अच्छे संबंध नहीं थे। ये तीनों लोग एक ज्वाइंट आर्मी बनाएंगे, ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, और इनके पे आक्रमण कर देंगे, ठीक है। ये युद्ध लंबे समय तक चलता है। 1565 में ये लड़ाई है, ठीक है। तो एक तो किन के बीच में हुआ ये हम लोग देख लेंगे। ये संयुक्त जो लड़ाई होती है इनके द्वारा विक्ट्री प्राप्त कर ली जाती है, यानी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। विजयनगर हार जाता है इस लड़ाई में, विजयनगर हार जाएगा और इस लड़ाई में क्या होगा, राम राय जो ये है मंत्री, इनकी हत्या कर दी जाएगी, इनकी मर्डर कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो लिख रहा है कि तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों से राम राय का वध कर दिया, ठीक है, हुसैन निजाम शाह ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया निम्नलिखित, यहां पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विजयनगर की प्राचीन राजधानी, यानी विजयनगर की कैपिटल के बारे में पूछ रहा है। तो देखो विजयनगर की कैपिटल ध्यान दोगे तो विजयनगर की कैपिटल है हम्पी, और हम्पी आपकी नॉर्दर्न कर्नाटका में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान देना है। देखो अब विजयनगर अपने आप में एक साम्राज्य है, और यहां पे ये सब स्टेट है। बीजापुर एक स्टेट है, अहमदनगर एक स्टेट है, गोलकुंडा एक स्टेट है, ठीक है। आप बताओ बीजापुर का लीडर कौन था जिसने बीजापुर की नींव डाली, गोलकुंडा का लीडर कौन था जिसने गोलकुंडा की नींव डाली, अहमदनगर का लीडर कौन था जिसने अहमदनगर की नींव डाली। ये तो एक सेपरेटली होमवर्क का क्वेश्चन बन जाता है, बहुत प्यारा सा, इसको चाहता बता दो, ठीक है, ठीक। आओ बीजापुर में बता देता हूं, बीजापुर में आपकी आदिल शाही वंश थी, आदिल शाही वंश थी। गोलकुंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी थी, कुतुब शाही वंश था, यहां पे कुतुब शाही वंश था। अहमदनगर में आप बता दो अहमदनगर में क्या था, ये तो मैंने देखो और भी वैल्यूडेशन करा दिया। अब आओ यहां पे क्या रह करा कि द रूइंस ऑफ हम्पी, यानी जो हम्पी के खंडहर है, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है। ये कहां पे है, नॉर्दर्न कर्नाटका में, रिप्रेजेंट द एंशिएंट कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। क्लियर बात, ठीक है। यहीं पे आपका विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो 8 क्वेश्चन हमने पहले देख लिया, समझ लिया बहुत, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूछ रहा है, और क्या कह रहा है कि सल्तनत ड्यूरेशन में अमीर और सुल्तान किस वर्ग से, किस क्लास से संबंधित होते थे। वो मंगोल होते थे, वो तातार होते थे, वो अरब होते थे, या वो तुर्क होते थे। देखो मंगोल आक्रमण हम लोग क्या सुनते हैं कि भैया सल्तनत ड्यूरेशन में खूब मंगोल आक्रमण हुए, यानी मंगोलों से खतरा था। तो मंगोल तो नहीं होंगे, मंगोल तो नहीं होंगे। सेकंड देखोगे, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड आपका कह रहा है अरब, क्या वो अरब थे। तो अरब के बारे में दिमाग में रखना है, अरबों के द्वारा, ठीक है। तो अरब भी नहीं थे, ये बेसिकली तुर्क थे। ये कौन थे, ये तुर्क थे। कैसे हमको पता चलेगा भाई ये तुर्क थे, हमको कैसे पता चला कि भैया ये तुर्क थे। हमको पता है, ठीक है, हम सबको पता है कि भैया तुर्क ए चहलगामी की नींव रखी गई थी। ये तो हमको पता ही है कि तुर्क ए चहलगामी, यहां पे मैं लिख दूं तुर्क ए चहलगामी की नींव रखी गई थी। तुर्क ए चहलगामी यानी 40 तुर्कों का एक दल था जिसकी नींव किसने रखी थी, इल्तुतमिश के द्वारा रखी गई थी। और बाद में इल्तुतमिश की बेटी जो रजिया सुल्तान होती है उनका इन्हीं तुर्कों से नहीं पड़ता है, और इसी की वजह से वो साम्राज्य वो पतन का दौर आ जाता है। बाद में साम्राज्य बहुत सेंटर बहुत कमजोर हो जाएगा। बलबन आके संभालता है, बर्बन आएगा तुर्क चहलगामी को खत्म कर देगा, क्योंकि वो तुर्क चहलगामी का एक हिस्सा भी था। तो आंसर तो इसका मिल गया केवल तुर्क चहलगामी से आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका संबंधित है वो इक्ता व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। इक्ता जानेंगे, इक्ता समझ जाना कि सल्तनत काल की एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि ना केवल रेवेन्यू को देखती थी, ये आर्मी से भी संबंधित थी बेसिकली, ठीक है। अब देखो इक्ता के बारे में जो 4 बातें लिखेंगे पहले उन्हीं को देखते हैं। कह रहा है कि इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। इक्ता या इक्तेदार या मुक्ति बनाए जाते थे। एक मान लो उनको लैंड दिया गया कि भाई आपको इस इक्ता का, इस जोत का, इस बड़े भूखंड का आपको मुक्ति बनाया जाता है। आपका काम क्या है, आप इस लैंड से लैंड रेवेन्यू लेंगे, ठीक है। और यहाँ की जो चीजें, जो शासन प्रशासन है उसको मतलब रोटेट करेंगे, ठीक है। वहां पे सैनिक बंदोबस्त जो करेंगे आप अपने ही खर्च पे करेंगे, मतलब उसी रेवेन्यू से करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिख रहा है कि सियासतनामा एक बुक है, अभी यहाँ पे
बड़ा बहुत बड़ी नाम है उनका, जिन्होंने सियासतनामा का रचना किया, लंबा नाम है उनका। तो सियासतनामा में आपको इक्ता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इक्ता व्यवस्था को स्टार्ट किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता व्यवस्था स्टार्ट किया गया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने सम्राट या सुल्तान की टाइटल रखी थी, सुल्तान घोषित खुद को किया था। और इसने, ध्यान देना है, दिल्ली का भी पहला अगर सुल्तान पूछे तो वो इल्तुतमिश है, दिल्ली को कैपिटल इसी ने बनाया था। अब देखो, तो सियासतनामा वाला स्टेटमेंट सही है। कह रहा कि मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते, तो मैंने अभी क्लियर समझा दिया कि आर्मी उनको रखनी पड़ती थी। ये स्टेटमेंट जो इनका तीसरा, ये गलत है। ये कह रहा है कि जो लैंड रेवेन्यू आती थी वो सीधा सुल्तान के अकाउंट में इनको भेजना होता था। नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा, ये इसको क्या करेंगे, रख रखाव का काम करेंगे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को रोटेट करेंगे। खालिशा भूमि उसको कहते थे जिससे डायरेक्ट कहा जाती थी, जिसकी रेवेन्यू डायरेक्ट आपकी सुल्तान के, एम्परर के अकाउंट में जाती थी, उस भूमि को हम लोग खालिशा भूमि के नाम से जानते हैं। यहां पे देखेंगे सियासतनामा की बुक लिखने वाले का पर्सनालिटी का नाम लिखा है अबू अली हसन इब्न अली तुसी, ठीक है, निजामुल मुल्क। ये फारसी पुस्तक है सियासतनामा, इसमें इस बात की जानकारी मिलती है, बाकी चीजें हम लोगों ने बता दिया। किसने शुरुआत की? तो इल्तुतमिश, ये हमने पहले देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले मैं आपको पहले क्या करूंगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को बताऊंगा जिसको आप लोग को देखना होगा। ओके, स्क्रीन देखो, जूम कर दिया हूं, यहां देखना। स्क्रीन पे आपको 8 to 10 डिपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे। जैसे कुछ डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू से संबंधित, मार्केट से संबंधित, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, चैरिटी डिपार्टमेंट, यानी विभिन्न एरिया से संबंधित आपको डिपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे। अब देखो, इसमें एक डिपार्टमेंट, जो पहला डिपार्टमेंट है वो क्या लिखा है, वो लिखा दीवाने मुस्तकराज, ठीक है। तो दीवाने मुस्तकराज नामक जो डिपार्टमेंट था, इस डिपार्टमेंट का संबंध क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये रेवेन्यू, राजस्व से संबंधित एक डिपार्टमेंट थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस डिपार्टमेंट की नींव रखी गई थी। अगला पॉइंट ये लिखा है। एक डिपार्टमेंट अगला है दीवाने रियासत, ठीक है। रियासत एक डिपार्टमेंट था जो डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट कंट्रोल को दिखाता था। अब बताओ, ठीक है, मार्केट कंट्रोल से संबंधित था, ठीक है। सहनाई मंडी बताओ कौन था, सहनाई मंडी कौन था, अब बताओ। इसी तरीके से ये दो किसके डिपार्टमेंट है, ये दो अलाउद्दीन खिलजी के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद से अगला देखना, तुगलक डायनेस्टी में, ठीक है, कि खिलजी के बाद से तुगलक आते हैं, GKT, तुगलक आते हैं। तुगलक में क्या है, दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही क्या थी, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, MBT के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। अब आगे MBT के बाद से एक है, उसका नाम है फिरोज तुगलक। हमको पता है MBT एक ऐसा शासक था जो अपनी डिसीजंस के लिए जाना जाता था, हालांकि उनके डिसीजंस कभी भी पूरे तरीके से सही नहीं हुए। चाहे वो दोआब में करो की वृद्धि की बात हो, चाहे वो अपनी कैपिटल को ट्रांसफर दिल्ली से दौलताबाद करने की बात हो, ठीक है, चाहे वो खुरासान अभियान की बात हो, बहुत सारे इन्होंने ऐसे टोकन करेंसी की बात हो, तो इनके कई सारे इनिशिएटिव्स थे जो लगातार फेल किए। इसी तरीके से दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किए थे। अब देखो, दीवाने बंदगान का मतलब बंद से क्या हो गया, बंदी, बंदगान, ठीक है। अगर क्या है, दीवाने अर्ज वाज रिलेटेड टू आर्मी डिपार्टमेंट। तो अर्ज किससे संबंधित था, आर्मी डिपार्टमेंट था। दीवाने रिसालत किससे संबंधित था, तो ये रिलीजियस इश्यूज यानी धार्मिक मुद्दों को देखती थी। उसके साथ साथ क्या करती थी, ओवरसीज फॉरेन अफेयर्स, वो फॉरेन अफेयर को भी देखती थी, उसकी देखरेख करती थी। यानी दीवाने रियासत जो रिसालत है उसके हाथ में क्या है, रिलीजियस इश्यूज के साथ साथ क्या थे, फॉरेन अफेयर्स भी थे, दोनों काम था। नेक्स्ट, दीवाने इंसा। दीवाने इंसा क्या थे, ये एक गवर्नमेंट करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट था। और दीवाने वजारत क्या था, ये फाइनेंशियल मैटर्स को, रेवेन्यू मैटर्स को देखा करते थे। तो ये आपके पास स्क्रीन पे 10 लगभग डिपार्टमेंट्स हो गया। इससे 3-4 क्वेश्चन आपका लग जाएगा, हर बार पेपर में आता। उम्मीद करूंगा कि अभी जो डिस्कस किया इसी से आपको क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान में देखो। ये क्वेश्चन क्या आया है, यहां पे क्वेश्चन आया करना निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दीवाने रिसालत जो डिपार्टमेंट है, रियासत, इसके बारे में हमने क्लियर पढ़ा, ये मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट है। और मार्केट कंट्रोल का काम किसने किया था, मार्केट कंट्रोल का काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। क्लियर बात, क्यों किया लाया था मार्केट कंट्रोल की पॉलिसी, तो मैंने पहले बता दिया हुआ आपको इसकी पहले वाली क्लास में। अगला क्या है, अगला कह रहा है दीवाने अमीर कोही नाम का जो एक डिपार्टमेंट था वो किस सुल्तान द्वारा शुरू किया था। तो दीवाने अमीर कोही नामक एक डिपार्टमेंट था जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था, ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीवानी अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत चरमोत्कर्ष पे रहा? देखो विजारत जो टर्म्स है ये लाइक अ रेवेन्यू टर्म्स है, ये राजस्व विभाग के अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। अब देखो तो विजारतों को जो उनकी असली इज्जत या उनकी जो असली पावर आप देखेंगे वो मिली है तुगलकों के संबंध में। तुगलकों के ड्यूरेशन में चरमोत्कर्ष पे अपने रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था जवाबित। जवाबित किससे संबंधित है? जवाबित किससे रिलेटेड है? तो आप अगर इस्लामिक कानून को देखेंगे तो इस्लामिक कानून में जवाबित टर्म्स का संबंध ठीक है लॉ से है, कानून से है। सल्तनत काल में ये एक प्रशासनिक शब्दावली थी जवाबित, जो कि स्टेट लॉ से संबंधित थी, ठीक है। जानना जवाबित जवाब से समझना, तो जवाब वर्ड से ये बता रहे रेवेन्यू से तो संबंधित नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। जवाब सवाल कहां पे होता है? कानून में, लॉ में भाई, ठीक है। आपसे आप गलती करेंगे तो हम आपसे जवाब मांगेंगे, ठीक। तो ये चीज दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे खरीदादार। तो खरीदादार वाली क्वेश्चन में मैं बताऊं कि नॉर्मली लोग गलती क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया, इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको लिखी हुई दिख रही होंगी। खरीदादार देखो क्या होता है। तो खरीदादार, मैंने जब ये पेपर में क्वेश्चन देखा था तो मैंने क्या एक चीज गेस किया कि मैक्सिमम लोगों ने समझा खरीदा मतलब खरीदना, ठीक है। खरीदा, खरीदा को खरीदा समझे, खरीदादार। तो उनको लगा ये कि अकाउंटिंग से संबंधित कोई हिसाब होगा, अकाउंटिंग से इनका संबंध होगा। नहीं मेरे भाई, इनका अकाउंटिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, हिसाब किताब से संबंध नहीं है। ये एक्चुअली क्या होते थे, ये फरमान जो ऑर्डर्स होते थे राजा के, उसको भेजने वाले, उसको ट्रांसफर करने वाले ऑफिसर्स होते थे। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक राज्यपाल के पास से दूसरे राज्यपाल के पास पहुंचाना, एक इक्तिदार से दूसरे इक्तिदार के पास पहुंचाना, ठीक है। इनका ये बेसिकली काम था, फरमानों को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब आप इल्तुतमिश मैंने आपको पढ़ाया है तभी मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको दो कॉइन्स देखने को मिलेगी इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी, जो कि शुद्ध अरबी मतलब अरबी टाइप के सिक्के थे, जिनका नाम था जीतल और टंका। ये दो टाइप के सिक्के चलाए गए थे। तो पेपर में क्वेश्चन यही बन गया है कि कौन थे। जीतल था क्या, इनमें से कौन सा चांदी का था और कौन सा आपको बताना तांबे का था, ठीक है। तो जीतल जो था वो तांबे का था। जीतल किसका था? तो जीतल आपका तांबे का था। और जो टंका आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, टंका क्या था? ये चांदी का टंका इसको लोग कहते हैं, ये चांदी का था। तो ये हम समझ गए। अब इनके बीच में देखेंगे रेशियो क्या था। तो रेशियो अगर आप देखोगे तो टंका और जीतल के बीच में ये दोनों एक ही तरह से बन गया ना, टंका और जीतल। टंका और जीतल के बीच में जो रेशियो था वो था 1:48। अब बताओ सबसे महत्वपूर्ण जीतल होगा या टंका होगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बगदाद के अंतिम खलीफा जो अल मुस्तशिम थे, बगदाद के अंतिम लास्ट खलीफा का नाम था अल मुस्तशिम। अल मुस्तशिम को किसने अपने क्वाइंस पर प्रिंट करा था, नाम लिखवाया था? तो उस शासक का नाम बताना है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसने बगदाद के लास्ट खलीफा को अपने में वो मेंशन करा था, ठीक है। देखो यहां पे कह रहा है कि देखो इल्तुतमिश के भी क्वाइंस पे मिलते हैं, मतलब खलीफा का नाम, लेकिन वो अंतिम खलीफा नहीं थे, ध्यान देना है, ठीक है। अब देखेंगे, अब तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए? लगभग 17 क्वेश्चन देख लिए। 18वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें 18वें नंबर क्वेश्चन से आपका स्टार्ट हो गया है स्थापत्य कला, यानी कि आपका दिल्ली सल्तनत की जो आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर है। अब हमारा वो टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो चलो भैया इनको देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर एंड आर्ट एंड कल्चर को। आओ देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है, और ये क्वेश्चन बताऊं आपको नहीं भी आ रहा तो भी मैं कराऊंगा। अब बोलोगे सर कैसे करवाओगे? मान लो मुझे आ ही नहीं रहा है, आपको ये क्वेश्चन सपोज पेपर में आया और एकदम नहीं आ रहा था। अब देखो क्या करना है आपको। अगर इतना पता था कि बलबन के द्वारा रेड एंड, यानी ठीक है, या रेड की जगह पे हम लोग लेते हैं ब्लड, ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी स्टार्ट किया था। ये तो सबको होता है, रक्त और लौह की नीति, ये तो क्लियर पता है। ये किसने स्टार्ट की थी? तो रक्त एवं लौह की नीति ये स्टार्ट किया था बलबन ने। ये बात पता है। यहां पे ब्लड कैसा होता है? ब्लड लाल होता है, ठीक है। अब यहां पे लाल महल देखो, लाल महल कहां है? ये है। तो लाल महल को आप मिला दो कहां पे? बलबन से मिला दो। आप देखो बी का 4 ढूंढो कहां पे है। बी का 4 आप बोलोगे 2 जगह है सर। चलो आपकी 50-50 तो मैंने सही करा दिया।
अब सिर्फ 50 से आंसर थोड़ी जाएगा, अरे मेरे भाई थोड़ा हिम्मत रख। यहां पे एक टर्म से सुल्तान गढ़ी भवन, इन शासकों में आपको ध्यान देना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अपने को सुल्तान कहा ही नहीं है, ठीक है। सर्वप्रथम सबसे पहले सुल्तान किसने कहा था, तो इल्तुतमिश ने कहा था, क्योंकि मैंने बताया इल्तुतमिश शासक बनने के पहले ही गुलामी से मुक्त हो गया था, ये गुलामी डायनेस्टी बनी थी, गुलाम डायनेस्टी। तो यानी सुल्तान सबसे पहले इल्तुतमिश ने कहा, तो ए का 3 आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, ए का 3 तो दोनों जगह है, ए का 3 दोनों जगह है, ठीक है। अब आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों 2.5 दिन में बना था इसलिए कहते हैं, या कोई और कारण है? 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली सल्तनत की इनिशियल आर्किटेक्चर है, तो वो आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक की का है, यानी डी का 2 होगा, डी का 2 होगा आंसर नंबर आपका सी क्लियर हो गया। तो केवल ये अगर आपको पता था तो भी आप बहुत आसानी से आंसर के नजदीक पहुंच रहे थे, पूरा तो नहीं लग रहा था बट नजदीक पहुंच जा रहे थे, ठीक है। आते हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, करण निम्नलिखित में से किसका कुतुब मीनार में योगदान नहीं है। अब देखो पेपर में कुतुब मीनार टॉपिक समझो, आपको कुतुब मीनार आपको पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे समझोगे? देखो कुतुब मीनार, आप देखोगे जो इसकी न्यू कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। आपसे होमवर्क है किसकी याद में इसकी न्यू रखी गई, किसकी याद में इसको बनवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का हमको पता है चौगान खेलते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, चौगान जिसको हम लोग पोलो कहते हैं। इसके बाद से इल्तुतमिश आते हैं, इल्तुतमिश इनके अधूरे काम को पूरा करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी संबंध था इनसे और इल्तुतमिश का भी संबंध था इनसे। इल्तुतमिश तक जाते जाते ये कितना मंजिला बना जाती है, 4th मंजिल, 4 मंजिला बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन समय के साथ इसमें कुछ खराबी आनी स्टार्ट होती है, 4थी मंजिले में छीड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो 4था मंजिला कहा जाता है बहुत छीड़ हो गया था, तो इसके लिए वो और कुछ हिस्सा उसका गिर भी गया था, तो इसके 4th मंजिल का पुनर्निर्माण कराया एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ना केवल इसकी 4th मंजिल का पुनर्निर्माण कराया, इसकी 5वीं मंजिल की भी नींव रखी। तो अब वर्तमान में कितनी मंजिला हो गई, तो 5th, 5 मंजिला है, ठीक है। ये कितनी मंजिला है, 5 मंजिला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोग सोचोगे कि सर एक बैग आपका, ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड कैसे बदल गया, तो होता रहता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मकबरा, शुद्ध इस्लामिक शैली का जो मकबरा है वो किसका था। तो देखो आप इसको कैसे गेस कर सकते हो, देखो करा कि 50% गेस कर लोगे। प्रथम मकबरे की बात कर रहे हैं, तो कभी भी मकबरे में अगर सजावट होगी, कुछ उत्कृष्टता आएगी, तो शासन जब स्टेब्लिश होता है ना, उसके बाद से धीरे धीरे आपको आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट बहुत सुंदर वाले देखने को मिलते हैं। यानी इनिशियल कभी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट अच्छे नहीं होते हैं। अब देखो प्रथम मकबरा, तो यानी हुमायूं, एक ऐबक का मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का तो नहीं होगा, इनिशियल आ सकता है, अचानक घटना हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता पोलो खेलते हुए। हुमायूं का मकबरा काफी देरी की बात है, दिल्ली सल्तनत ही खत्म हो गया, मुगल आ गया, तो भाई हुमायूं भी नहीं होगा, इसका आंसर हुमायूं भी नहीं होगा। अब इसका आंसर बलबन और अलाउद्दीन में से कोई होगा। तो बलबन अलाउद्दीन क्योंकि खिलजी डायनेस्टिक है, उसके पहले दिल्ली सल्तनत का गुलाम डायनेस्टिक लंबे समय तक स्टेबल डायनेस्टी रही है, तो आंसर क्या है, बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा। अब जो आपको केवल ये कॉन्सेप्ट पकड़ना था कि भैया इस्लामिक शैली, शुद्ध इस्लामिक शैली यानी उत्कृष्टता की बात कर रहा है भाई, कुछ भयानक सी, कुछ सुंदर सा, तो कोई स्टेबल शासन ही ऐसा कर सकता है, तो स्टेबल शासन में आप बलबन मार देना। आ जाओ आंसर, अगला आते हैं। अब देखो कीर्ति स्तंभ, नाम में ही कीर्ति स्तंभ है, अब इसको हम लोग समझते हैं। देखो कीर्ति स्तंभ के बारे में ऑलरेडी पीवाईक्यूज में क्वेश्चन कई बन के आए, बस ध्यान देना कैसे, और क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर सकता है। पहले तो पूछ सकता है कि कीर्ति स्तंभ का संबंध कहां से, तो चित्तौड़ से। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ में आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा ना एक बार, मैप पीवाईक्यू अगर आपने देखा होगा कि उसमें राणा सांगा, राणा कुंभा, इनको मैच करा था कि कहां से इनका संबंध है। तो जो राणा कुंभा थे, ध्यान देना है, जो राणा कुंभा थे, राणा कुंभा का संबंध आपके चित्तौड़ से है, राणा कुंभा का संबंध आपके चित्तौड़ से हो गया। और इन्होंने ही क्या किया था, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। कीर्ति का मतलब क्या होता है भाई, हमने कुछ तो बड़ा किया है, कुछ तो बिग किया है। तो एक आक्रमण करता था, उसका नाम था महमूद खलजी। महमूद खिलजी क्या करता है, चित्तौड़ पे अटैक करता है, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ती है। विक्ट्री किसकी होती है, विक्ट्री होती है राणा कुंभा को, और इसी की मेमोरी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना की जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये बेहतरीन गाना और बजाना
दोनों आता था राणा कुंभा को, ठीक है। महमूद खिलजी को हराए तो वो बजाना समझ जाओ, संगीतकार एक बेहतरीन संगीतकार थे तो गाना पहले आता था। अब नेक्स्ट देखो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कुछ आर्किटेक्चर्स का नाम दिया है, आपको मैच कराना है, सुमेलित नहीं है। यहां पे पहला लिखा कुव्वत उल इस्लाम, कुतुब मीनार में ही आपको कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आपको देखने को मिल जाता है। अजमेर में इसका संबंध नहीं है, ध्यान देना है। अजमेर दिल्ली सल्तनत के नाम में ही दिल्ली टर्म से, तो जो भी होगा दिल्ली सल्तनत का चीज वो लगभग चीजें क्या होंगी, आरंभिक वाली खासतौर पे दिल्ली में होंगी। तो अजमेर में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका वो है। तो अजमेर की जगह क्या हो, दिल्ली। बाकी जौनपुर का अटाला मस्जिद आपको जानते हैं, जौनपुर में हम सबको पता है कि सरकी डायनेस्टी आई थी, ठीक है, सरकी वंश आया था, जौनपुर शिक्षा का केंद्र था, ठीक है, सेपरेटली भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब बताओ सरकी वंश के संस्थापक कौन थे, होमवर्क ले लो, कमेंट करो संस्थापक कौन थे, और सरकी वंश के लास्ट शासक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, ये कमेंट करो, ठीक है, ये दो चीजें कमेंट करो। देखो अंतिम शासक जो थे उनको हराया था लोदियों ने, तो वो कौन सा लोदी शासक था जिसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, ठीक है, ये पूरी बात हो गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक हम लोगों ने कितना कर दिया, 17 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ठीक है, अब तक हम लोग 17 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग उसके आगे देखते हैं, ठीक, उसके आगे देखते हैं। 17 पहले कर चुके थे और 5 ही हो गया, यानी 22 क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं लिटरेचर्स पे, कुछ लिटरेचर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था। देखो यूपी की कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में आ गया मेंस में लिखने के लिए, तो उसमें एक बात आप अमीर खुसरो के बारे में जरूर लिखना। आपको अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारी बातें बता दूं। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। आजकल एटा के जिस जगह पे इनका जन्म हुआ था वो कासगंज जिले से लगता है, यानी करेंट में उस जिले का नाम क्या है, कासगंज जिला है, ठीक। तो इनका जन्म हुआ था। इनको भारत का तोता कहते थे, भारत का सादी नहीं, हिंदुस्तान का तोता कहते थे, पैरट ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान कहते थे। खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। इन्होंने फारसी से हिंदी की तुलना की और कहा कि हिंदी को बेस्ट बताया, कहीं कम नहीं, क्योंकि फारसी उस समय राजदरबारी भाषा थी, इन्होंने लीड किया। अमीर खुसरो एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन एक सूफी संत ने भी देखा है, उनका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, इन दोनों लोगों ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब बताओ अब तक अमीर खुसरो का इंट्रो सही था ना या नहीं था, और समझ में आया नहीं। अभी सही था या नहीं था अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक है। देखो इनको तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता इंग्लिश में बताते हैं, ठीक है, वो सब हो गया। किसके दरबार में रहते थे, तो भैया 7 सुल्तानों का इन्होंने दरबार देखा था, ठीक है, 7 सुल्तानों का इनके द्वारा दरबार देखा गया था। अमीर खुसरो का कहां से, बलबन के समय में ये आते हैं। बलबन के एक लड़का था, उसके पहले सेवक के तौर पे थे, बाद में, ठीक है, उनका बलबन का वो लड़का मंगोल अटैक में मार दिया जाता है और खुसरो को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। खुसरो किसी तरह भाग के बलबन के दरबार में आते हैं और उनको एक रिस्पेक्ट मिलती है। एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक इनका संबंध है, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया ये दूसरे पर्सनालिटी हुई, ये सारी बात बता दी मैंने आपको, ठीक है। वो 7 सुल्तान कौन थे, यहां पे लिखा है बलबन, कैकुवान, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। तो अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया, दोनों पर्सनालिटी का नाम है, आपको एक टिक करना है। आप एक टिक करना होगा तो हमेशा शेख निजामुद्दीन औलिया को टिक करना। हनोज दिल्ली दुरस्त किसने कहा था, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, हनोज दिल्ली दुरस्त किसने कहा था, यानी दिल्ली अभी दूर है। उस शासक के लिए कहा था जिसकी मृत्यु विक्ट्री, यानी जिस युद्ध के लिए वो गया था वो युद्ध जीत भी लेता है, उस युद्ध का भी नाम बता दो। लेकिन एक राजमहल, लकड़ी का महल गिरने के कारण उसके ऊपर उसकी मृत्यु हो जाती है। देखो इतिहास में कुछ शासकों की मौज बहुत अजीब हुई है। कोई पोलो खेल के मर गया है, कोई विक्ट्री करके आ रहा है, अचानक उसके ऊपर महलवे गिर गया, मर गया। कोई क्या कर रहा है, कोई किला जीत चुका है, वो बताओ किस किले की मैं बात कर रहा हूं। कोई एक भयानक सा किला है वो जीत चुका है। मुगल डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेगा, मुगलों के समय में सूरी डायनेस्टी में देखने को मिलेगा, अब तो नाम ही लिख दिया शेरशाह सूरी। पूरी लड़ाई जीत चुके हैं, लेकिन शानो शौकत में
जो महल की दीवार थी तोप के गोले से तोड़ते हैं। तोप का गोला जाता है, दीवार से टकराता है और वापस शेरशाह के ऊपर ही गिर जाता है, शेरशाह खत्म। ठीक, तो हिस्ट्री में कुछ ऐसे, हुमायूं पुस्तकालय से गिर के मर जाता है, ठीक है, अपने ही द्वारा बनाए गए पुस्तकालय से। 4 ऐसे शासक रहे हैं जिनकी मौत बहुत अजीबोगरीब हुई है। बाकी कई सारे लोग पेचिस से, फला ढिमका से मरे, वो तो अलग ही की बात है, उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, ये 4 महत्वपूर्ण शासक हैं। अब आते हैं, अब आओ दिल्ली की हिंदी की खड़ी बोली। हिंदी की खड़ी बोली के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया, इन्होंने बताया था कि हिंदी फारसी से कम नहीं है। जो पॉइनरिंग रोल है डेवलप करने में खड़ी बोली की, उसमें भूमिका आपके निभाते हैं कौन? अमीर खुसरो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम लोगों ने कर लिया है। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो भैया जो हिंदी खड़ी बोली की तुलना फारसी से कह रहा है तो भारतीय पर्यावरण को वही शामिल करेगा, आंसर होगा अमीर खुसरो। अगला क्या है? तबला। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तबला का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने। ये सारी बातें आप लोग को कभी भी अमीर खुसरो के बारे में लिखोगे तो जरूर लिखना। लेकिन हमेशा अमीर खुसरो को तूती ए हिंद से और भारत के सादे से फंसा देता है। पेपर में क्या करेगा, वो दोनों क्वेश्चन देगा, पूछेगा भाई तूती ए हिंद किसे कहते थे? कभी भी देखना तूती ए हिंद पूछेगा तो भी वो 2 पर्सनालिटी का नाम लिखेगा, अमीर खुसरो और अमीर हसन। खासतौर पे आप तूती ए हिंद में कभी गलती नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर गलती आपकी हो जाती है भारत के सादी में। भारत का सादी जब आपसे पूछता है, देखो भारत का सादी किसको कहते हैं? तो अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। ठीक है, भारत का सादी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन। यहां पे एक ट्रांसलेटेड बुक का नाम है, ध्यान देना है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। एक बुक है, उसका नाम है सुक सप्तति, इस बुक का नाम है। और ये बुक लिखी किसके द्वारा गई है? संस्कृत में चिंतामणि भट्ट जी के द्वारा। पहली बात समझो, पीटी में क्वेश्चन यही बाजेगा कि सुक सप्तति की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सुक सप्तति की रचना चिंतामणि भट्ट के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है? बाद में इसी का पर्शियन लैंग्वेज में फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, और जब इसका फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है, किस नाम से? तूतीनामा के नाम से। तो पेपर में कल क्वेश्चन पूछ सकता है कि तूतीनामा क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो तूतीनामा लिखी गई है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी के द्वारा। किसके द्वारा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी के द्वारा तूतीनामा किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये सुक सप्तति की ट्रांसलेटेड बुक है, सुक सप्तति की ट्रांसलेटेड बुक है। अब आओ एक अगला महत्वपूर्ण अभियान देखो, नागरकोट अभियान। फिर एक होमवर्क लो, पहला होमवर्क लो कि नागरकोट अभियान हुआ कब था और किसने किया था। होमवर्क लो, कमेंट बॉक्स में करना है होमवर्क। व्हेन कब हुआ था, हु किसने किया था। ठीक है, नागरकोट अभियान के दौरान ही आप देखोगे, अगर मैं क्लियर यहां पे फैक्ट लिख रहा हूं नहीं या बताना आप, ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया गया था। ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया गया था। ओके, और यहां पे संस्कृत लिटरेचर की कई सारी बुक्स थी जिसको आग लगा दिया गया था। उसी में 300 संस्कृत पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया गया उसके संरक्षण के लिए। किसके द्वारा? अजीजुद्दीन खान के द्वारा। किस में ट्रांसलेट किया गया? पर्शियन लैंग्वेज में। किस नाम से किया गया? जैसे वहां पे तूतीनामा हमने देखा सुक सप्तति को, तो अजीजुद्दीन खान ने इसका जो नाम रखा वो लिखा दलियाल ए फिरोज शाही। ठीक है, दलियाल ए फिरोज शाही। ओके, दलियाल ए फिरोज शाही। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। देखो भैया, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क आपको बताता हूं। देखो हमेशा क्या करता है ना, कालानुक्रम पूछ देता है पर्सनालिटीज का, भाई इस पर्सनालिटी का कालानुक्रम बताओ। इस बार क्या किया है, 4 बुक्स का नाम लिखा है, और ये बुक्स जाहिर सी बात है किसी न किसी पर्सनालिटी के द्वारा लिखी गई होंगी। जैसे पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया होगा? चंद्र बरदाई की तरह, बरदाई के द्वारा। और किसके द्वारा? P3 यानी पृथ्वीराज तृतीय की बहादुरी के ऊपर लिखा गया होगा। पृथ्वीराज तृतीय ने हमको पता है कि कौन सी लड़ाई लड़ी थी, किसके द्वारा, किससे लड़ी थी, समझना बात को। ठीक है, अब यहां पे फतवा ए जहांदारी लिखा है। फतवा ए जहांदारी किसने लिखा है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। बर्नी ने। किताबुल हिंद, ठीक है,
यहाँ पे किताबुल हिंद का नाम लिखा है और तबकात नासरी का नाम लिखा है। ठीक है, तबकात नासरी किसकी, मिनहाजुस सिराज की है और किताबुल हिंद अलबरूनी की उतना है। ये 4 पर्सनालिटी का नाम है। अब एक्चुअली वो कह रहा है आपसे कि जियाउद्दीन बर्नी को, चंद्रबरदाई को, ठीक है, मिनहाजुस सिराज को, अलबरूनी को अरेंज करो। अच्छा समझो, पृथ्वीराज चौहान का जो संबंध है, यानी पृथ्वीराज रासो का जो संबंध है, वो दिल्ली सल्तनत के स्टार्ट से, यानी मुगल काल के स्टार्ट से संबंधित होगा। ये लास्ट में तो संबंध होगा नहीं इसका, तो जहां 2 लास्ट में हो वो काट दो। ये 2 ऑप्शन काट दिए। अब इन 2 में से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे आंसर कर दो कि भैया किताबुल हिंद के जो रचयिता हैं, ठीक है, किताबुल हिंद के जो रचयिता उनका नाम है अलबरूनी। अलबरूनी किस ड्यूरेशन से संबंधित थे, किस काल से संबंधित थे, फिर ये अरेंज हो जाएगा इजिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे 4 पर्सनालिटी हैं, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, मिनहाजुस सिराज, याहिया बिन अहमद। 4 पर्सनालिटी हो गई और इन 4 पर्सनालिटियों से संबंधित यहाँ पे 5 बुक्स हैं जिनसे मैच करना। 4 बुक्स नहीं, यहाँ 5 बुक्स लिख दिया है। अभी हम लोग कुछ चीज़ें तो पढ़ते आए हैं, जैसे मिनहाजुस सिराज के बारे में पढ़े हैं। मिनहाजुस सिराज की क्या है, तो मिनहाजुस सिराज की तबकात नासरी है। सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, आंसर तुरंत मिलेगा आपको। ये 1997 में पेपर में क्वेश्चन बन के आया था। तो मिनहाजुस सिराज का क्या हो गया, तबकात नासरी हो गया। अब यहाँ से देखो भैया, डी का क्या हो गया, डी का एक हो गया, यानी याहिया बिन अहमद जो बुक है वो किसकी है, ठीक है, सॉरी, याहिया बिन अहमद की बुक है, तारीख है मुबारक शाही। ठीक है, ये याहिया बिन अहमद की बुक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद कर जाओ, याहिया बिन अहमद की। ठीक है, इसी तरीके से जियाउद्दीन बर्नी, फिरोज शाही। अभी बर्नी की हमने एक बुक का नाम पहले भी देखा था, ये हो गया बर्नी। ताजुल मासरी किसका है और तबकात अकबरी किसका है, ये आप लोग देख लेना। तबकात अकबरी के लेखक है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। यहाँ पे देखो, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद जो है तबकात, ठीक है, अकबरी के रचयिता है। अब नेक्स्ट बुक देखो, अगली बुक में आओ। अभी हमने क्या देखा है, ठीक है, ताजुल मासिर। ताजुल मासिर के बारे में जस्ट ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, ऊपर अभी हम लोग ताजुल मासिर के बारे में पढ़े ना। हाँ, ये देखो, ताजुल मासिर के बारे में पढ़े हैं। तो ताजुल मासिर किसका है, ताजुल हसन निजामी की पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। तो भैया ताजुल मासिर किसका हो गया, हसन निजामी हो गया। एक का 2 मैच कराओ, एक का 2 तो 3 जगह है, एक का 2 3 जगह है। अब आपके पास क्या है, तारीख है फिरोज शाही या फतवा ए जहांदरी के बारे में अभी आपने ऊपर पढ़ा हुआ है, फतवा ए जहांदरी के बारे में। फतवा ए जहांदरी किसका है, जियाउद्दीन बर्नी का। ये भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। तो भैया डी का क्या हो गया, डी का 1 हो गया, डी का एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। ठीक है, ये बीयू 2019 में आया था। बचे फैक्ट्स को आप लोग देख लो। खजाइन उल फुतूह अमीर अकबर की है। अब देखो, खजाइन को खजाना समझ लो। ठीक है, तो खजाना किसके पास किसकी रहेगा, जो अमीर होगा। ठीक है, आसिका इसी तरीके इनकी एक बुक है, उनकी बुक का नाम क्या है, आसिका है। तो आसिका किसके पास रहेगी, आसिक टर्म से समझो, आसिका किसके पास रहेगी, जो अमीर होगा। ठीक है, इससे भी समझ आना, जिसके पास खजाना होगा, खजाइन उल फुतूह। यहां से समझ जाओ आंसर। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे क्या है, तारीख हिंद लिखा है, तारीख दिल्ली लिखा है। अच्छा, रेहला यहाँ पे सबसे आसान है, इब्न बतूता का है रेहला, इब्न बतूता का रेहला है। तो सी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया। तबकात नासरी किसका है, ठीक है, मिनहाज का है कि अलबरूनी का है कि खुसरो का है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, रेहला इब्न बतूता हमने देखा, इब्न बतूता से नाम मिलाया रेहला का। हाँ, रेहला इब्न बतूता हो गया। ठीक है, रेहला का इब्न बतूता हो गया। तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज का हो गया, ये भी पहले पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये 2 तो पेपर में क्वेश्चन पहले आ चुका है। तारीख हिंद अलबरूनी की है और तारीख दिल्ली हिंद आएगा, हिंद आएगा तो अलबरूनी है। अब बोलोगे सर तारीख दिल्ली खुसरो कैसे याद करेंगे। मैंने आपको बोला कि खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। तो जब खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है तो दिल्ली टर्म्स खुसरो में हो सकता है। अब सोचो, तो दिल्ली, तारीख दिल्ली किसकी हो गई, ये देखना, तारीख दिल्ली किसकी हो गई, तो तारीख दिल्ली आपकी हो गई खुसरो की, यानी बी का 4। बी का 4 आप देखोगे तो केवल एक ही जगह था। आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो आप मेरा इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आपको बस इतना सोचना था कि भाई तारीख दिल्ली किसकी होगी, तारीख दिल्ली किसकी होगी। तो आपको सोचना होगा, यहाँ पे अमीर खुसरो का नाम लिखा है। अमीर खुसरो के बारे में क्या बताया कि भाई इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है, 7 सुल्तानों का शासन। तो दिल्ली को सबसे ज़्यादा कौन जानेगा, दिल्ली में सर्वाधिक तारीखें किसने देखी है, अमीर खुसरो ने। तो भैया बी का 4 मिलाओ,
बी का जैसे 4 करोगे, ऑप्शन में देखो केवल एक जगह बी का 4 है, आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फयादुल फवाद एक बुक है, इसके लेखक है निजामुद्दीन औलिया। ध्यान देना, लेखक नहीं है, मतलब इसमें निजामुद्दीन औलिया की बातों को लिखा गया है, उनकी जो विचारधाराएं थी, जो उनके संदेश थे, वो लिखा गया है, ठीक है। फयादुल फवाद में सिख निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने भी दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। अब कह रहा है कि इसका संकलन किसने किया, इसको लिखा किसने, तो इसको लिखा है अमीर हसन सिजजी जी ने। ये इंपॉर्टेंट बात है, अमीर हसन सिजजी के द्वारा ये लिखा गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर आपको मैथ्स कॉलम आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे नहीं, अब हाँ ये 2023 में आया था, अब इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो इसको करने का तरीका है, यहाँ पे लिखा है मीराते सिकंदरी। ये बुक्स एकदम नए थे, अगर 2023 में आपने पेपर दिया होगा तो आपको शायद ही ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन इसमें नहीं आया था, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था। अब देखो, ठीक है, अब इसको कर कैसे सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे सिकंदरी एक टर्म्स है, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो कई शासकों ने गुजरात विजय पहले करनी चाहिए और हार गए। पहला अरब आक्रमण भी गुजरात पे हुआ, वो हार गए, भीम द्वितीय की कहानी याद करो। तो कोई सिकंदर ही होगा जो गुजरात विजय कर पाए, ठीक है, गुजरात विजय कर पाए, ये इसको जीत पाना बड़ा कठिन था। तो मीरात कोई सिकंदर ही होगा, मतलब इतना होगा जो गुजरात की विजय कर पाएगा, यानी ए का क्या होगा, 4 होगा, और ए का 4 2 जगह पे है, तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दो। बंगाल के इतिहास के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो रियाज उस सलातीन जो है वो बंगाल की इतिहास को बताती है। रियाजुल इंसाफ महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ए का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, करण निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में, संगीत के ऊपर इसने एक पुस्तक लिखा। तो मैंने बताया था आपको कि राणा कुंभा गाने और बजाने दोनों में बेस्ट थे, ठीक है, ये दिमाग में रखने का। अच्छा ये चीज हो गया, जैसे हमने बजाने में कीर्ति स्तंभ समझ लिया, मरूद खिजली की बैंड बजाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसको मैच कराओ। तो अमीर खुसरो वाला अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ही था, आसिका से, अमीर खुसरो का आसिका से। तो डी का क्या हो गया भैया, डी का 2 हो गया। डी का 2 जैसे आप मैच कराओगे एक ही जगह है, आंसर आपको मिल गया। बाकी आप याद कर जाओ, जैसे देखो बाकी में क्या है, अमीर खुसरो तो मैंने याद ही करा दिया है। सोम को साम समझो, सोम को साम का मतलब क्या होता है, गान से। तो साम का मतलब किससे होता है, गान से। तो गाना कौन बढ़िया गाएगा भाई, जिसका राग अच्छा होगा वही गाना बढ़िया गाएगा, तो राग विबोध, ठीक है। सोमनाथ भी क्वेश्चन नीचे भी आया हुआ है, आपको दिखा दूं, सोमनाथ भी क्वेश्चन देखो नीचे भी आया हुआ है, सोमनाथ भी क्वेश्चन देखो नीचे भी आया है। तो भैया हम लोग क्या करते हैं, जो राग विबोध है सी का 1 सीधा मिला सकते हैं, सी का 1, जैसे ही सी का 1 मिलाएंगे हमको 2 ऑप्शन मिल गए, 2 ऑप्शन हमारे कट गए, 2 ऑप्शन कट गए। अब आ गया ऊपर ही देखो, ऊपर और क्या कह रहा है, ऊपर 2 बुक हो गए, दामोदर कवि की आपकी ये पद्मावती कथा और मुल्ला दाऊद की आपकी, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनका नाम है चंदायन। अब यहाँ पे आओ, इसमें याद करने का तरीका है, चतुर्दंड प्रकाशिका याद करोगे तो हमको पता है कि जो रमन सर हैं, रमन सर क्या कर रहे हैं, GS 6 की क्लासेस ले रहे हैं, आप देखोगे GS 6 और पॉलिटी, ये कौन पढ़ा रहा है, रमन सर पढ़ा रहे हैं। तो चारों दिशाओं में इनका प्रकाश इसके लिए फैला है, बहुत ही बेहतरीन, आप खुद भी देखो कि वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस है इनकी, ठीक है। तो डी का हो गया 2, डी का हो गया 2, आंसर मिल गया 1। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे। भाई इल्तुतमिश को अपना संस्मरण लिखने का समय नहीं मिला, अभी आके शासन स्टेब्लिश कर रहा है। बलबन भी ये सब काम नहीं करता है, ठीक है, शासन को स्टेब्लिश करने में काम करता है, ये FST ये काम करता है, FST ने ये काम किया, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके संस्मरण का नाम किसमें है, फुतुहात फिरोज शाही के नाम से रखा गया है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि कल की क्लास में तो खैर मैंने 5-6 क्वेश्चन और देख लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे क्लास को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। जो विविध की कुछ पोर्शंस हैं वो हम लोग देख लेंगे, विविध में मुझे 20-25 क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल एक क्लास और हम लोग लेंगे, उसमें बेसिकली आपका जो मेनली टॉपिक चलेगा लगभग 45 मिनट की, अगर 50 मिनट की क्लास रहेगी तो 40 मिनट, वो है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। कुछ विविध के टॉपिक्स हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। और जब दिल्ली सल्तनत कमजोर होती है तो उत्तर भारत और दक्कन के बेल्ट पे क्या होता है, कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव होता है, उनके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।